26 मई को मोदी सरकार अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। इस 1 साल में घरेलू मोर्चे पर कई कामकाज तो शुरू हुए, लेकिन कई ऐसे वादे जिसे मोदी सरकार ने सत्ता में आने के पहले किया था, जब चुनावी अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी के दूसरे नेता भाषण देते थे, तो बहुत सारे ऐसे वादे जिस पे अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वादे जिन पे काम शुरू हो गया है। और विदेशी मामलों का जो मोर्चा है उसको नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही उस पर किस तरह का उनका टेक होने जा रहा है वो दिखाना शुरू किया था, जब सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने बुलाया था। और अब नरेंद्र मोदी 1 साल में 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े देशों की यात्रा कर चुके हैं और उनका जो यात्रा का जो ये पड़ाव है वो चीन पहुंच गया है। चीन में उन्होंने यहाँ के राष्ट्रपति से बात की है। आज उनकी मुलाकात और बातचीत जो है ये चीन के प्रीमियर से हुई है। और क्या कुछ इस दौरे में निकलकर सामने आया है, किस तरह से ये दौरा पिछले प्रधानमंत्रियों के दौरे से अलग रहा है, इस सब बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि दोनों ही बीजिंग में बेस्ड हैं, जो हिंदू के हैं एसोसिएट एडिटर अतुल साहब और पीटीआई के केजीएम वर्मा साहब। आप दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सर कितने साल हो गए यहाँ पे बीजिंग में रह के काम करते हुए? नहीं, मुझे बीजिंग में अभी कोई 6 महीने ही हुए हैं जी। उसके पहले मैं मिडिल ईस्ट में था जी। तो 6 महीने यानी मोदी सरकार के आने के बाद आपका बीजिंग दौरा या बीजिंग में रहना शुरू हुआ। क्या कुछ आपको लग रहा है इन 6 महीनों में जो आपने देखा हो, जो पहले आप चीन के बारे में जानते हो, और अब इन 6 महीनों में जो एक एटीट्यूड की बात करें या भारत को लेकर बातचीत की बात करें, आप बहुत सारे की लीडर्स से मिलते होंगे या बहुत सारे की पोजीशंस पे बैठे लोगों से मिलते होंगे, क्या कुछ एटीट्यूड में चेंज आया है? इसके बाद हम बात करेंगे कि इस दौरे में क्या कुछ निकल कर सामने आया है। हम पहले ये जानना चाहते हैं कि 6 महीने में आपका अनुभव क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ लगी वो ये कि चीन के नेताओं ने एक, जो मुझे इम्प्रेशन है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन दिया है कि इंडिया एक पार्टनर कंट्री होगा। तो ये जो मानसिक एक बदलाव है, फंडामेंटल शिफ्ट इन थिंकिंग, कि एंगेजमेंट होगी और जो फेज़ है, जो दौरा है कन्फ्रंटेशन और एडवर्सिटी का, वो अब जो है उसका अंत हो गया है। तो हम एक नए पड़ाव पे हैं। जैसे आज फॉरेन सेक्रेटरी ने भी बात की कि ये एक आगे जाने वाली एक टर्न अराउंड फेज स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो गया है। और आज का जो दौरा है ये इसने इसको बहुत आगे बढ़ाया है। जी। तो हम वर्मा साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि वर्मा साहब, आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं दोनों ही देशों के रिश्तों के बीच। जो अब डेवलपमेंट हो रहा है और आज जिस तरह से स्टेटमेंट आया है, जॉइंट स्टेटमेंट आया है, आपको क्या लगता है कि दोनों देश किस तरफ बढ़ रहे हैं अपने रिश्तों को लेकर? भारत और चीन का संबंध है, थोड़ा ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हो रहा है ये 5-7 साल से। लेकिन ये प्रीवियस गवर्नमेंट में एक प्रॉब्लम था, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम था। उसी टाइम में भी मनमोहन सिंह साहब यहाँ आए थे, उनको भी अच्छा ट्रीटमेंट मिला, कुछ डिसीजंस ले लिया। बट लेकिन इकोनॉमिक एंगेजमेंट के बारे में ना इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था पहले। तो आप क्लियर कट एक डिवीजन देखते हैं जो पिछले सरकार की जो अप्रोच था, या अब है एक फीलिंग है, यहाँ भी एक स्ट्रांग लीडरशिप है, वहाँ भी एक स्ट्रांग लीडरशिप है। मेजॉरिटी मोदी साहब मेजॉरिटी बहुत अच्छा है पार्लियामेंट में। इनका चीन का यहाँ लीडरशिप का असेसमेंट है मेरे ख्याल में। अब ये कोशिश करें कोई इम्प्रूव करने का। इसीलिए ये सिमेंटिक्स आप देख रहे थे, शीश साहब वहाँ अहमदाबाद जाके वहाँ चर्चा करना और मोदी साहब यहाँ आके शियान जाना, इसमें इनफॉर्मल एक एफर्ट क्या है, इसका एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म बनाना लीडरशिप के बारे में। ये इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म होगी तो वो कंटेंशियस इश्यूज हम कहते हैं, बॉर्डर, ये ट्रेड प्रॉब्लम्स, स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट, ये हमारा दोनों बीच में थे, उसको डिस्कस करने का आसान होगी। आपने बात की कि दोनों देशों में मजबूत सरकार है। जहाँ तक चीन की सरकार की बात है तो यहाँ एक पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे जो कम्युनिस्ट हमेशा से रूल करते आ रहे हैं और जो कुछ भी डिसीजन वो लेते हैं
वो अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। भारत में दूसरी तरफ डेमोक्रेसी की बात होती है, डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक पद्धति से चुनकर नरेंद्र मोदी आए हैं। लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई एक ऐसा बीच का आपको संबंध, अंतर संबंध नज़र आता है कि दोनों देशों की सरकार अब मिलकर आगे बढ़ना चाहती है, तो वो क्या अंतर संबंध है? डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी की जहाँ तक बात करें तो दोनों मुल्क कहाँ ठहरते हैं हम लोगों को पता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई अंतर संबंध इसमें तलाशें तो क्या तलाशें? मुझे नहीं लगता कि आइडियोलॉजी इसमें एक फैक्टर आ रहा है या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये एक रिलेशनशिप को, क्योंकि एक इंडिया का बुनियादी जो फॉरेन पॉलिसी की जो बुनियाद है वो पंचशील पे है, जिसमें नॉन इंटरफेरेंस दूसरे देशों में आप हस्तक्षेप नहीं करोगे। ये नेहरूवियन टाइम से चल रहा है और वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम कोलैबोरेट करते हैं जो उन सिस्टम्स के साथ जो हमारे से अलग हो। तो इसलिए आइडियोलॉजी बीच में नहीं आ रही। बात आ रही है डेवलपमेंट की और बात उससे बढ़ गई है। बात अब आ रही है, बात हो रही है कि एशिया की रिवाइवल कैसे होगी, क्योंकि 2008 के बाद जो है बहुत बदलाव आया है। दो चीज़ें हुई हैं, एक तो कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेट कर रही है और चाइना एक नया इंजन है जिसको आगे बढ़ाएगा। भारत उससे जुड़ना चाहता है ताकि जो नए ग्रोथ सेंटर्स बने, एक वो है मार्केट जो है एक्सपैंड हो, इतने लोगों की अगर एक साथ जुड़े और इकोनॉमीज इंटीग्रेट हो तो उसमें वो एक फ़ायदा होगा। दूसरी बात जो है कि अब चीन को एक तरह से चीन में परसेप्शन है कि उनको घेरा जा रहा है वेस्ट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। एक जो ट्रायंगल की बात होती है जापान, अमेरिका और इंडिया, जैसे रीबैलेंस स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं अमेरिका की, वो चाइना में उसकी उस सोच ने काफ़ी गहरा असर किया हुआ है। तो इसलिए वो नए पार्टनर्स चाह रहे हैं। ये नहीं कि उनकी कोई दुश्मनी है अमेरिका के साथ, लेकिन एक सेल्फ इंटरेस्ट के साथ कि वाइडन होना चाहिए स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क। और इस फ्रेमवर्क में इंडिया एक पिवटल स्टेट है। इंडिया उधर भी जा सकता है जो दूसरी ग्रुपिंग बन रही है ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ, और आप चीन के साथ भी जुड़ सकते हो, या एक तीसरा एक क्रिएटिव वे भी हो सकता है जिसमें आप कोई इस तरह की पोजीशन जो है जीरो सम पोजीशन ना लें। तो बात इस वक्त यहाँ आ रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो भी है चीन और भारत के एंगेजमेंट का, इसमें एक नाजुकता है और एक बदलाव की स्टेज है, और जिसके संदर्भ में अभी आज की मीटिंग हुई है। अगर हम आज जो फैसले लिए गए हैं और जिस तरह के समझौते हुए हैं, अगर बिल्कुल अगर सिलसिलेवार ढंग से उसकी बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्पेस के लिए भी समझौता हुआ है, कुछ ना कुछ MOU जो हैं वो एजुकेशन के क्षेत्र में भी साइन हुए हैं। इसके अलावा जो है जहाँ तक रेलवे की बात है उसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। हर एक क्षेत्र को छूने की कोशिश हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसा बदला है पिछले एक साल में जिससे चीन जो है वो भी ज़्यादा तवज्जो के साथ भारत के सामने खड़ा होता दिखना चाह रहा है? और हम तो अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए चीन की तरफ हमेशा से ही एक हाथ फैलाने की कोशिश करते रहे, तो क्या कुछ बदला है कि इस तरह के समझौते? बदलाव जो आया है वो कॉम्प्लीमेंटरिटी का आया है। वो एक तरफ आप देख रहे हैं कि चीन की इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ गई है और इनका जो एक्सपोर्ट लेड मॉडल जो पहले था, जो चीप लेबर के ऊपर आधारित था, और एक्सपोर्ट मार्केट्स जो कम हुई हैं 2008 के बाद श्रिंक हुई हैं, उस मॉडल को इन चीन की परसेप्शन में वो सस्टेनेबल अब नहीं है। आपके पास जैसे स्टील है, जैसे ग्लास है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इसकी तमाम ओवर कैपेसिटी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अब नई जगह नहीं है जहाँ पर आप उसको डाल सकें। भारत में इन्हीं चीज़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की कमी है, तो एक तरह से कॉम्प्लीमेंटरिटी आई है। तो ये दोनों को जोड़ रही है इस वक्त। अगर आप इंडस्ट्रियल पार्क की बात करते हैं तो चाइना को एक आउटलेट मिलता है, एक बहुत बड़ा आउटलेट जो पहले नहीं था, भारत के बाजार। और जो प्रेसिडेंट शी की बात जो मुझे बहुत स्ट्राइक की है कि वो उनकी सोच में एक विन विन एलिमेंट है कि हम अपना फ़ायदा तो करेंगे लेकिन सिर्फ जीरो सम नहीं है, हम आपका भी करेंगे। तो जो माइंडसेट है इस वक्त वो अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालने का है, लेकिन उसका जो मेंटेलिटी है वो जोड़ने की है कि दोनों का फायदा हो। तो इसमें क्या लीडरशिप की कहीं से कोई आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो नई लीडरशिप उभर कर सामने आई है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, तो क्या ये भी इसने भी अपना एक जो अपना रोल है वो अदा किया है, या जो ये बता रहे हैं कि चीन की जो अपनी आंतरिक स्थिति है, अपनी आर्थिक जो स्थिति है, उसने कंपेल किया है चीन को इस तरह से भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को और भारत के साथ रिश्तों को आर्थिक आधार पर मजबूती से आगे बढ़ाने को? एक बात है इसमें, चीन के पास $4 ट्रिलियन फॉरेन एक्सचेंज है, इनका इकोनॉमी स्लो हो रहा है
और चलते चलते चीन की जो चमचमाती सड़क है उस पे भी बात करना चाहेंगे। ये अगली 2 साल में यहाँ रिवाइवल होना मुश्किल होगा, इसलिए वो ये बहुत बड़ा सिल्क रोड प्रोजेक्ट्स प्लान किया था पूरी दुनिया के कनेक्टिविटी के लिए, और इसका वहाँ $40 बिलियन फंडिंग एक फंड सेटअप किया था, और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हमें इसमें मेंबर हैं इंडिया, वहाँ भी एक $50 फंड होगी, और ब्रिक्स बैंक $50 बिलियन, और इसका ब्रिक्स बैंक है, इसका $50 बिलियन अगली ये कामत साहब प्रेसिडेंट होगी इसका। ये इन्वेस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये $1 ट्रिलियन, ये $4 ट्रिलियन इनका पास है, उसका कीमत बढ़े, क्योंकि अभी ये यूएस पैसे से पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। पैसे क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का यहाँ पूरा इतना अच्छा ये बहुत किया है, ओवर एक्सपेंशन हो गया चाइना में। चीन का अब रास्ता है बाहर जाने का, इसीलिए अतुल कह रहे थे ये कॉम्प्लीमेंटरीज होगी। जापान पहले चीन में इन्वेस्ट किया था 30 इयर्स पहले, चीन के इतना इन्वेस्टमेंट जापान यूएस किया है, क्यों? पैसा बनाने का। वो पैसा बनाने टाइम में चीन भी बहुत प्रोग्रेस हो गया इसका जापान और यूएस इन्वेस्टमेंट्स के साथ। ऐसे साथ हमारे साथ भी हो सकता है। ये चीन का ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट्स इनके पास है, वो इनका सेफ मार्केट्स चाहिए इनका। इंडिया के बिना कहाँ अच्छा सेफ मार्केट इनका मिलेगा? अतुल जी, आज जो चीनी प्रीमियर ने जो बात की तो उन्होंने ये भी हवाला दिया कि आर्थिक मंदी के बावजूद भारत और चीन जो हैं वो आर्थिक तौर पे अपने रिश्तों को न सिर्फ बनाए रखे हैं बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। आर्थिक मंदी की अगर हम बात करें तो 2007-2008 में ही वो आ चुकी थी, और उसका जो दुष्परिणाम है वो आगे आने वाले सालों में भी चलता रहा। उसके बाद अगर 2008 से देखें तो 6 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही। जिस तरह से जिस सिनर्जी के साथ जो आज सिनर्जी दिखाई पड़ती है, आज की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इसका क्या रिजल्ट होगा अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह की सिनर्जी दोनों लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच आज दिखाई पड़ती है, क्या वो पहले नहीं दिखाई पड़ती थी? और नहीं दिखाई पड़ती थी तो उसके पीछे वजह क्या थी? एक तो पर्सनैलिटी और स्टाइल की बात है, लेकिन मैं इस पर बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ कि जो सोच का मामला है कि किस तरफ दिशा दी जाए भारत और चीन के रिलेशनशिप के लिए, उसे हमें मनमोहन सिंह पर्सनली उनको श्रेय देना चाहिए। क्योंकि जो सोच की बात है और जो एक इंटरनेशनल इकोनॉमी से जुड़ी हुई बायलैटरल रिलेशनशिप की बात है, वो बड़ी सोच जो है वो मनमोहन सिंह सरकार में भी थी, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम की बात थी लीडरशिप स्टाइल और जिस एग्रेशन या जिस क्रिएटिविटी से आप करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। लेकिन ढांचा इसके पहले यह नहीं कि था नहीं, लेकिन मोदी सरकार को क्रेडिट जाता है कि उसने उस नींव को पकड़ा है और उसके बाद उसको आज का जो जॉइंट स्टेटमेंट उसको काफ़ी बढ़ा दिया है जी। उस बुनियाद की ग्रोथ बहुत हुई है आज के जॉइंट स्टेटमेंट में। जैसे एक आप आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो अगर हम जॉइंट इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एक नई संस्था बन रही है जहां पर आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे आगे के लिए, आइडियाज़ जनरेशन की एक तरह से इनक्यूबेटर होगा, इकोनॉमी में आगे कहाँ बढ़ सकते हैं, एक तरह से थिंक टैंक। जो इसमें आज के स्टेटमेंट में बात आ रही है वो है कि आप अपनी सोच जोड़ने के लिए इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, जैसे हमारा नीति आयोग है और चाइना का NDRC है, नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म्स कमीशन, जो इनकी प्लानिंग कमीशन है। अब आप दोनों मिल के अपनी जो है स्ट्रेटजीज कॉमनली इन्वॉल्व करेंगे, जॉइंटली करेंगे। ये तभी हो सकता है जब रिलेशनशिप बहुत करीबी हो।